नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टनर्स। डियर पार्टनर्स, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि हम सबका एक बड़ा विज़न है। एक ऐसा विज़न जो करोड़ों बच्चों की ज़िंदगियों को बदल देगा। ज़िंदगियों को कैसे बदल देगा? क्योंकि हमारे सभी के बच्चे कभी न कभी, किसी न किसी टाइम स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या वाक़ई वो स्कूल्स हमारे बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर भी पा रहे हैं या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही हमारा विजन क्या है और हम अपने स्कूल्स को लेकर, जो हमने 100 स्कूल का एक विजन बनाया है, 2035 तक हमने 100 स्कूल कंप्लीट करने हैं, उनको हम कैसे कर पाएंगे और कैसे हम अपने स्कूल्स को डिमांडेबल बना पाएंगे। मतलब जैसे हमारा स्कूल किसी क्षेत्र में खुलेगा और हमारे स्कूल के खुलने से पहले ही एडवांस में हमारे पास इतने सारे एडमिशन कहां से आएंगे। इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर हैं, ताकि आप जब मेरे साथ जुड़े, आप जब मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो आपको शक ना रहे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक गलत कम्युनिटी का हिस्सा बन गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कम्युनिटी ये ग्रो कर पाएगी या नहीं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि शुरू में मैंने जो 3000 लोगों की कम्युनिटी बनाने का फैसला लिया था, लेकिन जो वकील हैं हमारे और जो सीए हैं, उन्होंने बाद में ये मशवरा दिया कि भाई 3000 लोगों की जो कम्युनिटी है, वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी, जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो अब कम्युनिटी रहेगी वो 300 से 500 लोगों की रहेगी, और वो 300 से 500 लोग ही हम साथ में मिलकर काम करेंगे और इस विजन को कंप्लीट करेंगे। और 2035 से पहले पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100 स्कूल का टारगेट पूरा कर पाएं और हम अपनी इंडिया के हर एक कोने में वो फ्यूचर बिल्ड स्कूल तैयार कर पाएं, जहां पर बच्चा बेहतरीन शिक्षा ले पाए, एक ऐसी शिक्षा जिसके बेस पर वो आने वाले टाइम के लिए तैयार हो पाए, ना कि ऐसी शिक्षा ले जिसमें सिर्फ तोता बने, जिसमें फिर रट्टा मारे। ऐसी एजुकेशन से बाहर निकाल निकाल के लेकर लाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सब इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और इसके लिए तैयार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्कूल्स किस तरह के होंगे, किस तरह के इसके अंदर पढ़ाई होगी और कैसे बच्चे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे, कैसे वो उम्मीद लगा पाएंगे हमारे स्कूल से कि भाई हाँ, इस स्कूल के अंदर आकर मुझे बेहतर फ्यूचर मिल भी पाएगा या नहीं। चलो बात करते हैं उन्हीं सारे मुद्दों पर। बस आप मुझे कुछ सेकंड का टाइम दीजिए, मैं पीपीटी चेंज कर लेता हूं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। अब हमारे जो स्कूल, जितने भी स्कूल होंगे, उन सभी का नाम कॉमन होगा। जैसे कि सेंट मैरी का होता है ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल, इसके आगे पीछे कुछ ऐड हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से, अगर पास पास में स्कूल है। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारा ट्रस्ट है, उसका नाम है ट्रेंडिंग अवेयर एजुकेशनल हब। तो उसी के बेस पर सारे स्कूल चलेंगे। अब इन स्कूलों के अंदर क्या होगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, क्योंकि हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, खासकर मैंने जो जर्नी स्टार्ट की है, वो इस एग्जाम की वजह से की है। ये एक एग्जाम होता है, पीसा एग्जाम, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये क्या है, ग्लोबली होता है, मतलब पूरी दुनिया के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को सिंगापुर लेता है। और सिंगापुर इस एग्जाम को लेने की जो इंटेंशन रहती है सिंगापुर की, जो लेता है, वो किस लिए लेता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के बच्चों की क्वालिटी चेक करता है कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी के बच्चे किस देश के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। बस इसी क्वालिटी को चेक करने के लिए 2009 में हमारे बच्चे भी पहुंचे कि भाई हम भी देख लेते हैं हमारी क्वालिटी क्या है। 2009 के में इस एग्जाम को पार्टिसिपेट किया इंडियंस बच्चों ने, और बदकिस्मती से हम लोगों का जो रैंक था ना, वो बहुत खराब था। यानी कि 73 देशों में से हम 72वें नंबर पे थे। यानी कि जहां 73 बच्चे बैठे हों, हमारा बच्चा 72वें नंबर पर था। यानी कि 71 बच्चे हमसे अच्छा कर पाए, यानी कि हम सेकंड लास्ट थे। मतलब हम, बहुत शर्म की बात थी। बस ये शर्म, मान लो आपका बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है और उसमें 73 बच्चे बैठे हो, 73 बच्चे बैठे हो, और आपका बच्चा सबसे लास्ट में आए, सबसे खराब आपका बच्चा हो पढ़ने में, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो बस वही चीज हमारे इंडियंस बच्चों के साथ में हुई। 73 देशों ने एग्जाम दिया और हमारे बच्चे 72वें नंबर पे थे। ये एक बहुत ही शर्म वाली बात थी। बस अब और कमाल की बात पता है क्या है, अब जब यहां से बच्चे जो गए होंगे, वो ऐसे तो होंगे नहीं कि कोई भी बच्चे उठा करके भेज दिए होंगे। वो बच्चे ऐसे बच्चे थे जो दुनिया की सबसे
मतलब सॉरी दुनिया के नहीं, इंडिया के सबसे ब्रिलियंट बच्चे थे और उनको स्पेशली ट्रेंड किया गया था। वो तमिलनाडु और हिमाचल के बच्चे थे और वो बच्चे अपनी कोई जगह नहीं बना पाए इंटरनेशनल लेवल पर। तो हमारे और तुम्हारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनकी इंडिया में कोई जगह ही नहीं है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या जगह होगी? जब वो इंडियंस बच्चे, उससे भी आप देखते हो आपका बच्चा टॉपर है क्लास में, लेकिन कोई दूसरा बेहतरीन स्कूल का बच्चा आता है तो उसके सामने भी आपका बच्चा नहीं बोल पाता। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात है। इंडिया के टॉपर बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जीरो थे। यहीं से मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया। अब मुझे समझ आ गया कि क्योंकि मैं जो पढ़ाता था नोएडा के अंदर, ये सोच के पढ़ाता था कि मैं जो अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, वो ऐसे तैयार कर रहा हूँ कि मेरे बच्चा इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाएगा अपनी जगह बना लेगा। लेकिन ये जो मैंने मिथ बना रखा था, ये जो वहम था मेरा, वो टूट गया और मुझे यकीन हो गया कि मैं जो बच्चों को तैयार कर रहा हूँ ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं, वे नॉन वैल्यूएबल है। वो शायद इंडियन सिस्टम में रहकर तो बेहतर कर पाएंगे, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो उन्हें फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बस यही सोच और समझ के साथ मैंने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, इंडियंस बच्चे इतने पिछड़े हुए क्यों, इतनी खराब रैंक क्यों। बस इसका पता जब लगाया मैंने, तो इसका एक ही पता जो रीजन निकल के आया, वो ये निकल के आया कि जब अंग्रेज अपने देश में रूल कर रहे थे, जब वो राज कर रहे थे, तो उन्हें बहुत सारे इंप्लॉइज की जरूरत थी, क्लर्क लेवल के इंप्लॉइज। और वो बहुत सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज लगा रहे थे, तो इंप्लॉय तो चाहिए थे, लेकिन पढ़े लिखे इंप्लॉइज। अब उनका डर ये था कि अगर हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्कूल खोल देते हैं, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह में चल रहे हैं, तो बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे, और बच्चे ब्रिलियंट हो गए तो फिर इन पर राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई इंडिया में अगर बच्चे तुमने ब्रिलियंट लेवल पे तैयार कर दिए, बहुत अच्छे से पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, तो फिर बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा यहाँ पर राज करना। तो ये जो इनकी चिंता थी, इस चिंता की वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई हम इंडिया के अंदर एक ऐसी एजुकेशन स्टार्ट करेंगे जो बच्चों को ब्रिलियंट भी ना बनाए और पढ़ा लिखा भी बना दे। तब इन्होंने 1835 में एक एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम था, ये सिर्फ बच्चों को तैयार तो कर रहा था, पढ़ा तो रहा था, लेकिन ब्रिलियंट नहीं बना रहा था। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसे कुछ तैयार किया गया कि भाई एक सिलेबस होगा, एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा। उस जब मान लो एक किताब उठा ली साइंस की, तो साइंस की किताब के अंदर क्या है कि एक चैप्टर बनाया गया होगा, उसके पीछे के क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर्स टीचर्स ने बनवाने हैं और बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ होगी उनको याद रखना। अब बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ याद रखना थी, यानी कि ना तो बच्चे ने कुछ खुद से क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए, ना ही उस चैप्टर को ठीक से स्टडी किया, सिर्फ एक काम बचा उसके लिए, याद रखना। अब सिर्फ याद रखने से उसका जो ब्रेन है वो डेवलप ही नहीं हो पाया, वो सिर्फ एक तोता बन के रह गया, रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं, रट्टा मार के पढ़ाई। तो अब उन्होंने दूसरा जो तरीका अपनाया, वो तरीका अपनाया कि भाई मार्क्स बेस पे एजुकेशन दो। एक तो रटने वाला हो गया, दूसरा मार्क्स बेस पर, कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको सबसे बेहतरीन नौकरी मिलेगी। अब जब ये वाला पैटर्न इंप्लीमेंट किया, तो बच्चे अब मार्क्स लाने की रेस में दौड़ने लग गए, वो दिन रात रट्टा मारने लगे, यानी कि रट्टे वाला जो कॉन्सेप्ट था वो और बेहतर काम करने लग गया। और क्योंकि जो ज्यादा टाइम तक रट लेता, जो आंखें बंद कर सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बनवाए हैं उनके सबके आंसर याद कर लेता, वो बढ़िया स्कोर कर पाता, और बढ़िया स्कोर कर पाता तो बढ़िया नौकरी ले पाता। अब एक मिनट, ये बार बार फोन आ रहा है। तो अब इसका क्या किया, अब इसका क्या किया जाए भाई? तो इसका सीधा तरीका यही था कि भैया रट्टा मारो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी नौकरी लो। अब ये सारी चीजें इंडिया के अंदर होने लगी। अब जरा आज के टाइम सोच के देखो कि हमारे बच्चे आज क्या कर रहे हैं। जो 1835 में पैटर्न बना था, क्या वाकई ही वो पैटर्न बदल चुका है, या आज भी उसी पैटर्न को हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? ओके, दीपक सर, मैम, अब आगे की बात क्या थी? आगे में जो बच्चे क्या है, रट्टा मारने लगे, मार्क्स लाने लगे, रेस होने लगी, तो बच्चों ने अपने ब्रेन से काम कैसे लेना है ये तो भूल ही गए। सर ये फोन उठा के लेके जाओ, बार बार बज रहा है, सारी वीडियो डिस्टर्ब कर दी इन्होंने। तो फिर हमारा जो बेसिक एजुकेशन था, उससे पहले जब अंग्रेज यहाँ पर ये एजुकेशन लेके आए थे, उससे पहले की बात पता क्या थी? उससे पहले गुरुकुल चलते थे, मदरसे चलते थे, तो उनमें बेहतरीन एजुकेशन दी जाती थी, प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती थी। मतलब बच्चों के
एथिक्स पे काम किया जाता था, नेचर पे काम किया जाता था, बिहेवियर पे काम किया जाता था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रैक्टिकल बेस्ड थी, जिसमें सिर्फ तोते नहीं बनते थे बच्चे। यहाँ पर सिर्फ बच्चे तोते बन रहे थे। अब हमारे जो बच्चे हैं, जैसे कि मैंने कहा, अब उस टाइम की और अब की एजुकेशन को कंपेयर करो, तो अभी भी हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे स्कूल के अंदर कोर्स दिया जाता है, उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स टीचर पढ़ाता है, फिर उसके जो कुछ लास्ट में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी टीचर्स बनवाते हैं, और बच्चे की जिम्मेदारी क्या होती है, उनको याद रखना। बिल्कुल सेम चीज जो अंग्रेजों ने तैयार की थी, आज भी हमारे बच्चे वही काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला। तो फिर हम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर लें कि वो अमेरिका, जापान, चाइना, फिनलैंड, डेनमार्क, इन जैसी कंट्रीज के बच्चे से बहस कर पाएंगे, उन कंट्रीज के बच्चों के साथ डिबेट कर पाएंगे, उनके साथ बैठ पाएंगे, उनके साथ कॉम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर सकते। बस उसी समस्या का सॉल्यूशन मैंने सालों की मेहनत से निकाला है। मैंने सालों लगाए हैं इस रिसर्च में कि कैसे अमेरिका, कैसे फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, चाइना, ये कैसे अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि इनके बच्चे बचपन से ब्रिलियंट लेवल पे काम करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं, कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर देते हैं, कोई सॉफ्ट, मतलब ये सब कैसे हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने रोट लर्निंग को छोड़ दिया है, रटने वाली पढ़ाई को छोड़ दिया है। वो कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लेते हैं, वो उस लेवल की एजुकेशन लेते हैं जिससे कुछ सीखा जाए, समझा जाए। बस उसी एजुकेशन को मैं प्रॉपर तरीके से अपने हर एक स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। जो मैंने सिर्फ इतना बता दिया है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हमारे इंडियंस बच्चे ऐसे क्यों हैं, और हम उनको क्या देने वाले हैं। तो बस इस समस्या का सॉल्यूशन हम बच्चों को देने वाले हैं। और जाहिर है, जो इंसान किसी समस्या का सॉल्यूशन लेकर खड़ा हो जाए ना, उसे ग्रोथ करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और मैं थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूं, जो सिलेबस मैंने डिजाइन किया है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं डिटेल में दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे माइंडसेट ट्रेनिंग हम अपने स्कूल के अंदर कराएंगे बच्चों को। इसमें बच्चों की साइकोलॉजी पे काम किया जाएगा, वो कैसे सोचता है, कैसे विचार, क्या विचारधारा है, क्या आइडियोलॉजी है उसकी, उस चीज पे बहुत डीपली स्टडी कराई जाएगी, ताकि बच्चा बेहतरीन डिसीजन ले सके। इसमें डिसीजन मेकिंग भी है, जो हम बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे, क्यूरियोसिटी, लव फॉर लर्निंग सिखाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बच्चे को तैयार करेंगे हम। क्या है, बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी, अब उसका सोल्यूशन बच्चे ने खुद से निकालना है। इस तरह के टास्क बच्चे को दिए जाएंगे। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो बच्चे को कुछ ऐसी एजुकेशन मिलने वाली है जो शायद बहुत सारे स्कूल वालों ने तो सोचा भी नहीं होगा। तो ये तो आप मान लीजिए कि हमारे स्कूल खुलने से पहले एडमिशन बेशुमार पहले ही आ जाएंगे एडवांस में, क्योंकि हम इसके लिए बहुत बड़ी ब्रांडिंग और बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये सब कर पाएंगे। तो अब मेन चीज ये है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हम बच्चे को देंगे, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट जैसी चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस हम बच्चे को सिखाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप हम बच्चे को सिखाएंगे, फाइनेंस लिटरेसी हम बच्चे को सिखाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम बच्चों को सिखाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, रिसर्च स्किल। तो ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आसानी से कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बहुत कम स्कूल होंगे जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट को नहीं, जितने मैंने आपको बता दिए। इससे भी ज्यादा जरूरी, हम जो है बच्चों को, मैंने ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चों को ट्रेन किया है इसी चीज को लेकर के कि हम कैसे पढ़ाई करें। निमोनिक साइंस का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है, कॉन्शियस पार्ट और सबकॉन्शियस पार्ट को अच्छे से कैसे ट्रेन करना है। हमारे जो सबकॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का, सबकॉन्शियसली हर एक चीज को बेहतर तरीके से करता रहे, सोते हुए भी बच्चा अच्छे से ट्रेंड होता रहे, उस तरह की ट्रेनिंग हम बच्चों को देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें पॉसिबल है। और ये अभी जैसे ये 3D एनिमेशन की एक वीडियो है, लेकिन हम इसको अवॉइड करते हैं अभी, क्योंकि अब जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत कम स्कूलों के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको बहुत मतलब डीपली सिखाएंगे। जैसे क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ड्रोन्स हो गया, रोबोटिक साइंस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ हो गया, सैटेलाइट नेटवर्क हो गया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी जानते हैं आज के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अकेला टॉपिक नहीं है, पूरी दुनिया एआई के चारों तरफ घूम रही है। हमने इससे भी ज्यादा बहुत अहम टॉपिकों का कॉम्बिनेशन बनाया है, जो हम अपने स्कूल्स के अंदर सिखाने वाले हैं। जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है। तो ऐसे 100 से भी ज्यादा टॉपिक जो मैंने तैयार किए हैं, जो मैं बच्चों को सिखाने वाला हूं अपने स्कूल के अंदर, ताकि हमारे बच्चे जब किसी बच्चे नहीं बल्कि किसी टीचर के सामने भी बैठे ना, तो टीचर को भी समझने आए कि बात क्या करनी है।
किस मुद्दे पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी सामने बैठा हो, उससे बात करने में कंफर्टेबल महसूस करेगा। उसको लगेगा कि हाँ, मुझे इनसे बात करनी चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा और शायद कुछ सिखा भी दूँ। तो हमारे बच्चे का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होने वाला है और हमारे बच्चे, मुझे पूरा यकीन है, हमारे देश ही नहीं, पूरी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले हैं और हमारे देश को एक अगले स्टेप पर लेके जाने वाले हैं। ये मेरा वादा है, लेकिन इस पूरी विज़न को कंप्लीट करने में आप लोगों की हेल्प लगेगी और आप लोग भी इस विज़न को ज़िंदगी का छोटा-सा विज़न अपना बना के चलें और मुझे यकीन है, मैं इसको बहुत 2035 तक कंप्लीट कर दूँगा और एक बेहतरीन मुकाम, एक बेहतरीन जो आपकी पॉपुलैरिटी मैं आपको दिलाकर रहूँगा और बच्चों को बेहतर फ्यूचर। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर, ज़रूर मेरे इस विज़न का हिस्सा बनें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक बात और बता दूँ, बाकी जो डिस्कशन है, जो कैसे हम काम करेंगे, क्या आपका रोल होगा, कैसे आप अपने इस विज़न को आप अपना विज़न बनाएँगे, इस मिशन को कैसे कंप्लीट किया जाएगा और आप इसमें शामिल कैसे होंगे, आप हमारे इस ट्रस्ट का हिस्सा कैसे बनेंगे, तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको फेस टू फेस दी जाएगी। ये वीडियो में देने की चीज़ें नहीं हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आप बातचीत करें और बात को आगे बढ़ाएँ, फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू।